नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे क्या है? छात्र क्यों कर रहे हैं विरोध? बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा बढ़ने से कम 32 लोग मारे गए हैं और 2500 से अधिक घायल हुए हैं। गुरुवार को विरोध प्रदर्शन ने और भी भयानक रूप ले लिया जब प्रदर्शनकारी छात्रों ने देश के सरकारी ब्रॉडकास्टर के भवन में आग लगा दी। उस समय प्रधानमंत्री शेख हसीना टीवी चैनल पर शांति की अपील कर रही थी। ढाका और अन्य शहरों में सैकड़ों विश्वविद्यालय छात्र सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था का विरोध करते हुए हफ्तों से रैलियां निकाल रहे हैं, जिसमें 1971 में पाकिस्तान से देश की आज़ादी के लिए लड़े गए युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए आरक्षण शामिल है। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को बहाल करने और प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार द्वारा इसे खत्म करने के 2018 के फैसले को पलट दिया। इसके बाद पिछले महीने विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। हालांकि सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया और सरकार की चुनौती पर सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की। प्रदर्शन तब और बढ़ गया जब शेख हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए छात्रों की मांगें पूरी करने से इनकार कर दिया। इस सप्ताह हजारों कोटा विरोधी प्रदर्शनकारियों और हसीना की आवामी लीग पार्टी की छात्र शाखा के सदस्यों के बीच झड़प के बाद वे हिंसक हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए रबर की गोलियों, आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हिंसा के कारण अधिकारियों को गुरुवार दोपहर से ढाका आने जाने वाली रेल सेवाओं के साथ साथ राजधानी के अंदर मेट्रो रेल को भी बंद करना पड़ा। सरकार ने देश के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क बंद करने का भी आदेश दिया। आउटेज मॉनिटर नेट ब्लॉक्स के अनुसार बांग्लादेश में लगभग पूर्ण इंटरनेट शटडाउन था। इससे पहले गुरुवार को बांग्लादेश पुलिस की वेबसाइट ठप थी और सत्तारूढ़ अवामी लीग की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग की वेबसाइट हैक कर ली गई थी। गोपालगंज में पेड़ से हो रही बारिश, पिछले 5 दिन से बरसात देखने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। गोपालगंज जिले के भोरे गांव के दक्षिण टोला में एक अजीबोगरीब घटना हुई है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दक्षिण टोला में एक पेड़ से पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण पेड़ के आसपास के खेतों में पानी भर गया है। वहीं कुछ लोग इसे दैवीय प्रकोप मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे वैज्ञानिक घटना। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक जिले के भोरे प्रखंड मुख्यालय स्थित दक्षिण टोला के चंवड़ के पास एक फरहद के पेड़ के पत्तों से पानी की बूंदें टपक रही है। ग्रामीण जयप्रकाश सिंह उधर से वापस आ रहे थे। उन्होंने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। पहले तो लगा कि बारिश हो रही है, लेकिन जब उन्होंने यह देखा कि पेड़ से सटे जितने भी खेत हैं उनमें पानी भरा हुआ है, अन्य जगहों पर नहीं भरा है, उन्होंने इसकी जानकारी गाँव में दी। ग्रामीण जब वहाँ पहुँचे तो आश्चर्य में पड़ गए। पिछले 5 दिनों से इस पेड़ से लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने की जानकारी मिलने के बाद लगातार लोगों की भीड़ वहां उमड़ रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ग्रामीण राजू सिंह ने बताया कि यह एक प्राकृतिक घटना है। वहीं मौके पर मौजूद अन्य ग्रामीणों का कहना है कि यह एक दैवीय प्रकोप है। हालांकि जब इस संबंध में पड़ताल की गई तो पता चला कि फरहद का पेड़ जमीन से जब ज़्यादा पानी अवशोषित कर लेता है तो उसके पत्तों के किनारे पर स्टोमाटा बन जाता है। इस वजह से अवशोषित पानी बारिश के रूप में गिरता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा तब होगा जब कोई आधिकारिक बयान सामने आएगा। बिहार गए सरकारी अस्पताल का हाल देखिए। बत्ती गुल हुई तो टॉर्च की रोशनी में इलाज करते दिखे डॉक्टर। बिहार के डबल इंजन की सरकार में जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं इस तमाम दावों की कुव्यवस्था की पोल खोल रही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। सरकार के दावों की एक अनोखी झलक देखने को मिली। हम बात कर रहे हैं बिहार के गया जिले के वजीरगंज प्रखंड में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहाँ 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से भी अधिक मरीजों को भर्ती किया गया है। इस उमस भरी गर्मी में मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र की वार्ड पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ है और इस अंधकार में मरीजों का इलाज टॉर्च के लाइट के सहारे किया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र के सभी बेड पर मरीज भर्ती हैं। सभी मरीजों के परिजन अपने घर से लाए हुए हाथ पंखा से मरीजों को इस उमस भरी गर्मी में राहत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मी टॉर्च के लाइट में ही भर्ती मरीजों को इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। घायल मरीज का ऑपरेशन रूम में इलाज भी कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की तमाम दावों की पोल खोल दी है। हालांकि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो हर स्वास्थ्य केंद्रों पर कुछ न कुछ व्यवस्था में कमी हमेशा व्याप्त ही रहती है। इससे ग्रामीण इलाकों के आमजन को समुचित व्यवस्था नहीं मिलने के चलते उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अफगानिस्तान में घातक तूफान, कई लोगों की मौत, सैकड़ों बेघर। अफगानिस्तान में घातक तूफान ने तबाही मचा दी है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफान दुजरैग ने न्यूयॉर्क में बताया कि इस तूफानी मौसम में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों घायल हुए हैं। कम से कम 573 घर भी तबाह या क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि यूएन मानवीय सहायता एजेंसियों ने बताया है कि लगभग 734 परिवारों को तत्काल मानवीय सहायता की जरूरत है।
खबरों के अनुसार पूर्वी नंगरहार प्रांत इस तूफानी आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जिसकी राजधानी जलालाबाद है। इसी प्रांत में इसी वर्ष अप्रैल में भी भीषण बाढ़ आई थी। अन्य प्रभावित प्रांतों में बदखंसा, कुनार, लागमान और नूरिस्तान भी हैं। यूएन प्रवक्ता ने दैनिक प्रेस वार्ता में बताया कि पाकिस्तान से स्वदेश लौटने वाले शरणार्थियों की मदद के लिए नंगरहार की तोरखाम सीमा चौकी पर बनाया गया पंजीकरण केंद्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इन शरणार्थियों के लिए यह स्थान प्रमुख प्रवेश द्वार है। प्रवक्ता ने कहा कि नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। इसी बीच यूएन मानवीय सहायता एजेंसियों ने 9 सचल स्वास्थ्य और पोषण टीम में तैनात की है और यूएन स्वास्थ्य एजेंसियों ने नंगरहार क्षेत्रीय अस्पताल और फातिमा जोहरा अस्पताल को चिकित्सा सामग्री मुहैया कराई है। संयुक्त राष्ट्र की आपदा राहत समन्वय एजेंसी OCHA के अनुसार पानी, साफ सफाई और स्वच्छता सेवाओं के साथ साथ पास के एक शिविर में 400 टेंट भी या तो तबाह हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं। आरंभिक खबरों में संकेत मिलते हैं कि इस तूफानी मुसीबत से प्रभावित सैकड़ों परिवारों को तत्काल भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाओं की जरूरत है। आखिर किस वजह से थम गई दुनिया? कौन है इसका जिम्मेदार? माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के ठप होने के कारण पूरी दुनिया ठप हो गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर के तमाम बैंक, बिजनेस, एयरलाइन क्लाउड सर्वर पर ही निर्भर है। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के डाउन होने के कारण भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर की सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल हुई है और कईयों का समय बदला है। एयरलाइंस कंपनियों ने अपने यात्रियों की इस आउटेज के कारण सेवाओं में हो रही देरी को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। बता दें कि अधिकतर कंपनियां क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल कर रही हैं और इस वक्त क्लाउड सर्विस देने वाली 3 प्रमुख कंपनियां हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल शामिल हैं। आइए जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के आउटेज से क्या क्या प्रभावित हुआ है। भारत में इंडिगो, स्पाइसजेट और आकाशा एयरलाइंस की सेवाएं प्रभावित हुई है। भारत के अलावा अमेरिका में फॉर्च्यूनर, एलिगेंट और सन कॉर्नरी जैसी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों की सेवाएं माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आउटेज के कारण ठप हो गई है। इस आउटेज के कारण एयरलाइंस कंपनियों के बुकिंग, चेक इन, बोर्डिंग, वेब चेक इन जैसी सेवाएं प्रभावित हुई है। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आउटेज के कारण दुनिया के कई बैंकों के काम भी ठप पड़ गए हैं। इसके अलावा वे बिजनेस भी प्रभावित हैं जो क्लाउड पर निर्भर हैं। कई मीडिया हाउस की वेबसाइट के भी ठप होने की खबर है। इसके कारण कई बिजनेस के आईटी नेटवर्क प्रभावित हुए हैं। कायदे से देखा जाए तो यह आउटेज सीधे तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के कारण नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट पीसी और तमाम कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म के डाउन होने के कारण है। क्राउडस्ट्राइक विंडोज पीसी को एडवांस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन देती है। क्राउडस्ट्राइक के ही डाउन होने के कारण भारत, जापान, कनाडा, दुनिया भर के कई देश प्रभावित हुए हैं। क्राउडस्ट्राइक ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि वह फाल्कन सेंसर के संबंधित विंडोज होस्ट पर क्रैश की रिपोर्ट से अवगत है और उसके इंजीनियर इसे फिक्स करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। भारत में फिलिस्तीन का झंडा फहराना क्या अपराध है? पिछले कुछ दिनों में फिलिस्तीनी झंडे लहराने के लिए मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई लोगों को गिरफ्तार, हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। कानूनी विशेषज्ञों और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने इन गिरफ्तारियों के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया है, जबकि भारत के फिलिस्तीन के साथ राजनयिक संबंध बने हुए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि कुछ मामलों में तो भाजपा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों ने शिकायतें दर्ज की गई और भारतीय न्याय संहिता और UAPA जैसी धाराओं में मामले दर्ज किए गए। सरकार की वेबसाइट कहती है, फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। 1974 में भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब राज्य बन गया और 1988 में भारत फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले देशों में से एक बन गया। मुहर्रम से पहले एक जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में पिछले सप्ताह बिहार के नवादा और दरभंगा में कम से कम 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व भारतीय पुलिस अधिकारी RK विज ने कहा कि इस मामले में FIR को केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब फिलिस्तीनी झंडा लहराने से हिंसा भड़काने या सार्वजनिक व्यवस्था पैदा करने या समाज के कुछ वर्गों के बीच हिंसा या नफरत भड़काने की बात सामने आए। इन मामलों में फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। श्रीनगर के सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी जैसे कुछ सांसदों ने तर्क दिया कि फिलिस्तीन का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है और यह भारत की विदेश नीति के अनुरूप है। उन्होंने कहा, अगर फिलिस्तीन का समर्थन करने पर UAPA लगाया जाता है तो यह खुद में स्पष्ट है कि आपके इरादे क्या हैं। इससे पता चलता है कि प्रशासन द्वारा कश्मीरियों के खिलाफ यह अवैध कार्रवाई है। यदि आपको UAPA आरोप दायर करना है तो इसे भारत सरकार के खिलाफ दायर करें, क्योंकि भारत की राजनीति फिलिस्तीन के पक्ष में रही है। पुल की छोड़िए, बेगूसराय में सड़क भी भ्रष्टाचार की आगोश में समा गई। पूरा मामला जान लीजिए। बिहार में पुल गिरने का मामला थमा ही नहीं, अब बेगूसराय में भी भ्रष्टाचार के आगोश में सड़क टूटकर समा रही है। इस कड़ी में एक बार फिर सड़क टूटकर जमीन में धंस गई है। इसको लेकर लोगों में नगर निगम के खिलाफ काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है।
आपको बताते चले, तस्वीर बेगूसराय के काली स्थान स्थित पोखरिया के पास की है, जहां अचानक सड़क टूटकर 2 से 3 फीट जमीन में पूरी तरह से धंस चुकी है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग बता रहे हैं कि नगर निगम में भी भ्रष्टाचार चरम पर है। इस दौरान लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण से जगह जगह पर सड़क टूटकर जमीन में धंस रहा है। लोगों ने बताया कि आज अचानक इस सड़क पर पूरी तरह से टूटकर जमीन में समा गया। उन्होंने बताया कि अचानक सड़क टूटने के कारण कई लोग इस गड्ढे में गिरकर जख्मी भी हो गए हैं। लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि पूरे बेगूसराय में सड़क का यही हाल है। लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार का आलम अब बेगूसराय के भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह सड़क टूटकर गड्ढे में समा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों की लागत से सड़क को पूरे बेगूसराय में निर्माण किया गया है, लेकिन सड़क निर्माण में पूरी तरह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण सड़क टूटकर जमीन में समा रहे हैं। नॉन बायोलॉजिकल वाले पीएम मोदी के बयान भागवत के निशाने पर। नॉन बायोलॉजिकल वाले पीएम मोदी के बयान पर फिर से हंगामा मचा है। इस बार मोहन भागवत के बयान से ही। भागवत ने कहा है कि मानव होने के बाद कुछ लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं, फिर वे देवता और फिर भगवान और फिर विश्व रूप बनना चाहते हैं। हालांकि इस बयान के साथ उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्षी नेता से लेकर सोशल मीडिया यूजरों ने पीएम मोदी के नॉन बायोलॉजिकल वाले बयान से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर संकेतों में कहा जा रहा है कि क्या मोहन भागवत ने पीएम मोदी की ट्रोलिंग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो सीधे सीधे आरोप लगाया है कि मोहन भागवत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताज़ा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। जयराम रमेश की यह टिप्पणी मोहन भागवत के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य आजकल अलौकिक बनना चाहता है, लेकिन वहां भी नहीं रुकता। कांग्रेस नेता ने भागवत के वीडियो बयान को रिपोस्ट करते हुए यह प्रतिक्रिया दी है। उस वीडियो बयान को पीटीआई ने जारी किया है। मोहन भागवत ने उस वीडियो में कहा, कुछ लोग मनुष्य से अति मानव, जिसे सुपरमैन कहा जाता है, बनना चाहते हैं। जिनके पास अलौकिक शक्तियाँ होती है तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहाँ रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, वह देवता बनना चाहता है, लेकिन हमसे तो भगवान बड़ा है, तो भगवान हम कैसे बन सकते हैं। बिना आकार का रूप यह असीम है, वहाँ भी रुकने की क्या जगह है कि वहाँ से भी आगे कुछ है, ये कोई नहीं जानता। इस बयान पर शांतनु नाम के यूजर ने लिखा है, क्या आरएसएस के मोहन भागवत ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहने वाले व्यक्ति को ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि मानव के बाद कुछ लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं, फिर वे देवता और फिर भगवान और फिर विश्व रूप बनना चाहते हैं। नेम प्लेट विवाद पर बहस जारी। पूरे यूपी में आदेश लागू कराने के फैसले से सहयोगी दल खफा। जेडीयू व आरएलडी ने जताई नाराजगी। कांवर मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर प्रमुखता से नाम प्रदर्शित करने पर एक देशव्यापी बहस छिड़ चुकी है। एक तरफ नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ दुकानों के बाहर नाम प्रदर्शित करने का सिलसिला जारी है। वहीं सीएम योगी ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कह दिया है कि पूरे प्रदेश में कांवर मार्गों पर दुकानदारों को नाम लिखना होगा। इससे सहयोगी दल भी खफा हो गए हैं। बहस और नेताओं की जुबानी जंग के बीच गुरुवार शाम को और शुक्रवार सुबह दुकानदार व ठेले वाले नाम और पहचान अंकित करते नजर आए। विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ सहयोगियों पार्टियों की भी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। वहीं जेडीयू से लेकर आरएलडी तक की भी नकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस निर्देश के लिए नाराजगी जाहिर की है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये नफरत को बढ़ावा देने वाला आदेश है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर भाजपा नेता संगीत सोम ने आदेश का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में इससे भी बड़ी कांवड़ यात्रा होती है, वहां ऐसा कोई आदेश लागू नहीं होता। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वे प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे का उल्लंघन है। ये आदेश बिहार, राजस्थान और झारखंड में लागू नहीं है। अच्छा होगा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि यह निर्देश हिंदू मुस्लिम टकराव को रोकने के लिए व्यवस्था करने के लिए दिया गया था। मैं इसका समर्थन करता हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा न करें। गोंडा रेल हादसे में एक और 100 मिला, अब तक 4 की गई जानें। ट्रेन के चालक का ऑडियो वायरल। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में एक और रेल यात्री का शव मिला है। पलटे एसी कोच को हटाने के बाद गिट्टी और बजरियों के बीच यह शव दबा मिला। रेल यात्री के शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है। चार्ट के नाम व हुलिया का मिलान करके जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में अब तक मृतकों की संख्या 4 हो गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम डीआरएम की देखरेख में 800 रेल कर्मी दुरुस्तीकरण में जुटे हुए हैं। रेल दुर्घटना में 4 यात्रियों की जान जा चुकी है।
कुल 33 घायलों में 31 रेल यात्रियों को CHC मनकापुर महाराज देवी बख्श सिंह मेडिकल कॉलेज गोंडा शहर के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इसके अतिरिक्त मरणासन हालत में गोंडा से लखनऊ रेफर किए गए 2 अन्य घायलों का ट्रामा सेंटर लखनऊ में ऑपरेशन किया गया। गोंडा और मनकापुर के बीच मोतीगंज झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच पिकौड़ा गाँव के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन के 14 डिब्बे बेपटरी हो गए थे। इनमें 4 AC कोच के साथ साथ 8 डब्बे पलट गए थे। महाप्रबंधक सौम्य माथुर ने बताया कि बृहस्पतिवार को हादसा होने के बाद से लगातार राहत व बचाव कार्य में कई टीमें लगी हुई हैं। शुक्रवार की शाम तक रेल परिचालन पूरी तरह से बहाल कर लिया जाएगा। अप लाइन सुबह 10 बजे तक दुरुस्त किया जा चुका है, जबकि डाउन लाइन के शाम तक सही होने की उम्मीद है। कटर व JCB मशीनों से क्षतिग्रस्त डिब्बे हटाए गए। हादसे के दौरान उखड़ी रेल पटरी को बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। पूरा रेलवे ट्रैक सीधा करते हुए इलेक्ट्रिक लाइट व खंभों को व्यवस्थित किया जा रहा है। CRS जांच भी शुरू कर दी गई है। मौके पर मिट्टी व गिट्टी के सैंपल जुटाकर जांच के लिए भेजे गए हैं। कई अन्य बिंदुओं की भी तफ्तीश की जा रही है। आगे जो भी कार्रवाई होगी सुनिश्चित की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।